Welcome all of you to our channel Lab Tech Guru. If you are new viewers on our channel, then you must share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है GUI स्टैंड फॉर। तो GUI जो है उसका फुल फॉर्म आपको बताना है। आपके ऑप्शन है यहाँ पे जनरल यूजर इंटरफेस, सेकेंड ऑप्शन इज ग्राफिकल यूनिक इंटरफेस, थर्ड ऑप्शन इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड द लास्ट ऑप्शन इज ग्राफ यूज इंटरफेस। उसका राइट आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है एक आप बोल सकते हैं कि एक टाइप का यूजर इंटरफेस है जिसके थ्रू जो यूज़र होते हैं वो इंटरेक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से। ठीक है, वो विजुअल इंडिकेटर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कनेक्ट होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है विच ऑफ दिज आरबीसी एंटीजन आर मेंडेलियन कोडोमिनेंट। तो आपको यहाँ पे वैसे एंटीजन देखना है आरबीसी एंटीजन जो मेंडेलियन कोडोमिनेंट है। आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं RH एंटीजन एंड H एंटीजन, सेकेंड ऑप्शन इज एंटीजन एंड RH एंटीजन, थर्ड ऑप्शन इज B एंटीजन एंड RH एंटीजन एंड द लास्ट ऑप्शन इज A एंटीजन एंड B एंटीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 A एंड B एंटीजन, यानी A एंटीजन और B एंटीजन को हम लोग मेंडेलियन कोडोमिनेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कॉमनेस्ट काउज ऑफ ट्रांसुडेटिव पेरिटोनियल फ्लूइड इज। तो आपको वो कारण बताना है जिस वजह से जो है ट्रांसुडेटिव पेरिटोनियल फ्लूइड जो होता है जिस कंडीशन में फाउंड हो जाता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है मेलिग्नेंसी, ट्यूबरक्लोसिस, थर्ड ऑप्शन इज एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड द लास्ट ऑप्शन इज कंजस्टिव कार्डियक फेल्योर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कंजस्टिव कार्डियक फेल्योर। यानी कंजस्टिव कार्डियक फेल्योर के जब होता है तो उस कंडीशन में ट्रांसुडेटिव पेरिटोनियल फ्लूइड जो होता है वो फाउंड होता है सराउंड्स द हार्ट, यानी हार्ट के सराउंड्स ये आपको ट्रांसुडेटिव पेरिटोनियल फ्लूइड मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फ्लोइंग काउजेज स्टेटोरिया। स्टेटोरिया का एक आपको यहाँ पे कुछ कारण दिए हुए हैं, उसका कारण बताना है किसकी वजह से ये होता है। तो आपके ऑप्शन है जो सी वाला ऑप्शन है वो है बाइल पिगमेंट डिफिशियंसी, डी ऑप्शन इज बोथ बी एंड सी एंड ए ऑप्शन इज इकोलाई एंड द बी ऑप्शन इज बाइल सॉल्ट डिफिशियंसी। यहाँ देखिए ऑप्शन आगे पीछे करके दिया गया है तो आपको ख्याल रहे इसी अकॉर्डिंग। यदि अब क्या होता है कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको बिल्कुल ऑप्शन को देखना है। यदि ए में टिक करना है तो ए को ही टिक करना होगा, ऐसा नहीं कि आपको सीरियल वाइज दे दिया जाएगा। कभी कभी नंबरिंग सिर्फ सीरियल वाइज होती है और वहाँ पे जो लिखा हुआ होता है अल्फ़ाबेट्स वो बिल्कुल अलग अलग लिखा रहेगा। तो आपको बिल्कुल सीरियल वाइज देख के ही आपको लगाने हैं, उसके जवाब देने हैं। तो इसका हो जाएगा बाइल सॉल्ट डिफिशियंसी। ठीक है, तो ये जो स्टेटोरिया होता है वो उसमें क्या मतलब किसकी वजह से होता है, तो बाइल सॉल्ट डिफिशियंसी की वजह से होता है। तो आपको ऐसे भी समझना है कि जो स्टेटोरिया होता है वो एक्सेस फैट्स जो होता है वो फेसेस में आता है तो इस कंडीशन को स्टेटोरिया बोलते हैं। यदि बाइल सॉल्ट की डिफिशियंसी होगी तो इसका मतलब है फैट्स का इमल्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा और इस कारण से एक्सेस फैट्स जो होगा, एक्सेस फैट्स फीसेस के थ्रू जो होगा वो बाहर एक्सक्रीशन जो बाहर निकलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A laboratory receive request for HbA1c. Flowing is most corrective way of sample collection. आप यहाँ पे सैम्पल कलेक्शन के बारे में बताया हुआ है कि कौन सा सही तरीका है सैम्पल कलेक्ट करने के लिए। HbA1c का यदि आपको सैम्पल लेना है तो आपको वहाँ पे सीधा मैं इसका आंसर ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 कलेक्ट 4 ml ब्लड इन 4 ml EDTA वैक्यूम ट्यूब। तो EDTA में सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि EDTA ट्यूब में हमको लेना है सैंपल। ठीक है, और कितना लेना है तो 4 ml ब्लड लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 द एंटीबॉडी टाइटर ऑफ सीरम इज डिफाइंड एज। तो एंटीबॉडी टाइटर ऑफ सीरम इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन करना है तो इसका क्या हो जाएगा द हाइएस्ट डाइल्यूशन ऑफ द सीरम विच गिव्स एन ऑब्जर्वेबल रिएक्शन विथ एंटीजन। ठीक है, यानी एंटीबॉडी टाइटर जो होगा अब सीरम इसको यदि डिफाइन करने का होगा तो हाई मतलब इसको क्या कर सकते हैं यदि आप समझने के लिए है तो हाईएस्ट डाइल्यूशन जो होगा सीरम का जो कि क्या देगा ऑब्जर्वेबल रिएक्शन देगा। ठीक है, किसके साथ एंटीजन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सिस्टोसोमा हेमेटोबियम इज एसोसिएटेड विथ।
तो सिस्टोसोमा हेमेटोबियम जो है वो एसोसिएटेड होता है। तो ऐसा कौन सा कंडीशन होता है जिसमें ये एसोसिएटेड होता है? तो आपके यहाँ पे दिए हुए बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो उसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। तो सबसे पहले हम इसी को समझ लेते हैं, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा को। इसको हम लोग यूरेथ्रियल कार्सिनोमा भी बोलते हैं, ठीक है, यूरेथेरियल कार्सिनोमा, क्योंकि ये एक टाइप का कैंसर है जो कि टिपिकली अकर्स होता है यूरिनरी सिस्टम से, ठीक है। और यदि कॉमनली पूछा जाए तो कॉमन टाइप का ब्लैडर कैंसर, कैंसर ऑफ यूरेथ्रा, इन सब से मतलब आप इसको कॉमन टाइप बोल सकते हैं इसके, लेकिन टिपिकली मतलब ये अकर्स होगा यूरिनरी सिस्टम में, ठीक है। तो इसको आप यूरोथेलियल कार्सिनोमा भी कह सकते हैं। तो उस कंडीशन में सिस्टोसोमा हेमेटोबियम जो है वो एक पैरासाइट है, ठीक है। आप कह सकते हैं कॉमन यूरिन पैरासाइट, एक मोस्ट कॉमन यूरिन पैरासाइट है, जो कि कब दिखता है? तो ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा के कंडीशन में दिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टी टेस्ट compares dash and tells you if they are different from each other। तो यहाँ पे जो टी टेस्ट होता है, टी का मतलब ही होता है टू, ठीक है। तो इसका मतलब है ये क्या करता है, दो में कंपेयर करता है और एक दूसरे के बीच में डिफरेंस बताता है कि कौन, मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे डिफर है, तो ये टेस्ट उसको बताता है। तो इसका मतलब हो जाएगा टू मीन्स। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है, नन ऑफ दीज टू मीन्स, टू मीडियंस एंड टू मोड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, टू मीन्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ सोडियम आयन और पोटासियम आयन और क्लोरीन आयन। तो इन सब को मेज़र करने के लिए, आयंस को मेनली मेज़र करने के लिए हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड का इस्तेमाल किसका करते हैं? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, फ्लेम फोटोमेट्री, क्लोरीमेट्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। सिंपल सा है, क्योंकि आपको आयंस दिख रहा है तो बड़ा आसानी से हम इसका आंसर मार सकते हैं। तो आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल हम लोग मोस्ट वाइडली इस्तेमाल इसका होता है, ठीक है। किसको मेजर करने के लिए? तो पोटासियम, सोडियम, क्लोरीन, इन सब के आयंस को पता लगाने के लिए, मेजर करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। कॉमनली यूज स्टेन फॉर साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में जो मोस्ट कॉमनली यूज स्टेन होता है वो कौन सा होता है? साइटोलॉजी आपको पता ही है, सेल के स्टडी करने के लिए जो हम जिसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक ब्रांच है साइंस का जिसमें हम लोग सेल के बारे में स्टडी करते हैं साइटोलॉजी में, ठीक है। और हिस्टो होता तो हम लोग टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन साइटोलॉजी इसका मतलब सेल का स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे, अब पूछा जा रहा है कि साइटोलॉजी स्टडी करने के लिए, स्टेन करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कौन से स्टेन का इस्तेमाल करते हैं? तो पैप स्टेन जो होता है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं साइटोलॉजिकल स्पेसिमेन को मतलब स्टेन करने के लिए, मतलब साइटोलॉजी के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यदि हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पैप के बारे में बात कर लेते हैं, तो पैप का जो फुल फॉर्म होगा पेपेनो कोलाउ स्टेन। तो पेपेनो कोलाउ स्टेन जो होता है वो पैप स्टेन है, ठीक है। और भी बहुत सारे स्टेन हैं, ऐसा सेल आपको पता चल चुका कि साइटोलॉजी हम लोग पैप स्टेन का इस्तेमाल करेंगे। और भी आपको जो दिए हुए हैं जैसे लिस्मन स्टेन है, तो इसका इस्तेमाल जो होता है ब्लड और बोन मैरो जो होता है उसके सैंपल को स्टेन करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मेनली हेमेटोलॉजी में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं तो पास स्टेन, ठीक है। यदि हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, पास के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये पीरियोडिक एसिड स्किफ, ये जो स्टेनिंग मेथड है इसका इस्तेमाल करते हैं पॉलीसेकेराइड को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोलिपिड है, म्यूसिन्स है, ठीक है। ये सब यदि टिश्यू में प्रेजेंट है तो इसका पता लगाने के लिए हम लोग पास स्टेन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा पैप, तो जो है आंसर वही हो जाएगा कि ये साइटोलॉजी के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका मेसोन ट्राइकोम स्टेन। तो मेसोन ट्राइकोम स्टेन जो है ये आप कह सकते हो, इसमें ट्राइकोम है तो 3 कलर्ड स्टेन है, मतलब इसमें 3 कलर होगा स्टेनिंग प्रोटोकॉल में, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम लोग हिस्टोलॉजी में करते हैं। मस्कुलर जो या कार्डियक पैथोलॉजीज जो होता है वो इसका इस्तेमाल करता है, ठीक है। और भी कर सकते हैं इसका इस्तेमाल जो होगा ट्यूमर को एनालाइज करने के लिए करते हैं, मतलब किडनी बायोप्सी जब होता है या हेपेटिक जो ट्रीटमेंट होता है
तो वहाँ पे भी सर्जरी में इसका इस्तेमाल करते हैं स्टेनिंग पर्पस के लिए, ठीक है, याद रखना है मेसोन ट्राइकोम। द वायरस मेंशन्ड बिलो आर आरएनए एंड एक्सेप्ट, यानी ये जितना भी मेंशन किया हुआ है वो सारा है आरएनए वायरस, एक ऐसा होगा जिसको छोड़ के। तो इसमें से हम लोग को देखना है कि आरएनए वायरस कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपका एडिनो वायरस दिया हुआ है। एडिनो वायरस जो है वो एक डीएनए वायरस है, ठीक है, आपको याद रखना है एडिनो वायरस क्या है, डीएनए वायरस है। इन्फ्लुएंजा वायरस हो, पोलियो वायरस हो, एस्ट्रो वायरस हो, तो ये सारा जो है आरएनए वायरस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर इज। तो आपको 50 नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। इसका आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 45.43, 16.43, 20.43 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 14.43। तो 50 नेचुरल नंबर का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो होता है 14.43, ठीक है। तो 14.43 आपको याद रखना है, क्योंकि यदि हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी लंबा वक्त लग जाएगा। द जंपिंग जीन्स आर ऑल्सो नोन एज, जंपिंग जीन्स को और हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? आपके ऑप्शन है ईपीसोम्स, ट्रांसपोसोन्स, प्लाज्मिड्स, लास्ट ऑप्शन इज कॉस्मिड्स। इसका राइट आंसर है ट्रांसपोसोन्स। तो ट्रांसपोसोन्स इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मेनली जंपिंग जीन्स तो कहते ही हैं। ये एक डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है, जिसमें कि बोल सकते हैं कि इसके पास कैपेसिटी होता है कि एक क्रोमोसोमल साइट से दूसरे क्रोमोसोमल साइट्स पे जो सीक्वेंस है वो चेंज हो सकता है, मूव हो सकता है, ठीक है। तो इस कारण से इसको हम लोग जंपिंग जीन्स बोलते हैं। तो किसको बोलते हैं? तो ट्रांसपोसोन्स को हम लोग जंपिंग जीन्स के नाम से भी जानते हैं, तो ख्याल रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट, मतलब किसको छोड़ के बाद बाकी सब में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पाया जाता है? आपके ऑप्शन है यहाँ पे AML, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, प्लास्टिक एनीमिया एंड द लास्ट ऑप्शन इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को छोड़ के बाद में जितने भी ऑप्शन आपके दिए हुए हैं इन सब में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया दिखता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ऑर्गेन ऑफ एडेशन इन बैक्टीरिया इज, जो बैक्टीरिया में एडेशन के लिए कौन सा ऑर्गेन होता है जो उसको एडेशन में हेल्प करता है, यानी कहीं किसी सरफेस पे यदि उसको चिपकना है, अटैच होना है, तो उसमें कौन सा ऑर्गेन जो है बैक्टीरिया का वो उसको हेल्प करेगा? आपके ऑप्शन है कैप्सूल, फ्लैजिला, थर्ड ऑप्शन इज मीसोसोम्स एंड द लास्ट ऑप्शन इज फिमरिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 फिमरिए, यानी फिमरिए जो है उसके हेल्प से जो बैक्टीरिया होता है वो अटैच होता है, एडहेशन मतलब जो प्रोसेस होता है वो उसको परफॉर्म करता है, यानी किसी भी सरफेस से अटैच होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आउट ऑफ दिस विच इज़ नॉट अ रोमनस्काई स्ट्रेन, तो इनमें से बताया जा रहा है कि इनमें से कौन सा रोमनस्काई स्ट्रेन नहीं है। आपके ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं कॉन्गो रेड स्ट्रेन, लिस्मन्स स्ट्रेन, जिम्सा स्ट्रेन एंड द लास्ट स्ट्रेन इज जेनर्स स्ट्रेन। इसका राइट आंसर है कॉन्गो रेड स्ट्रेन, ठीक है, यानी कॉन्गो रेड स्ट्रेन जो है इसको हम लोग रोमनस्काई स्ट्रेन नहीं कहेंगे, ठीक है, ये रोमनस्काई स्ट्रेन नहीं है। बाद में जिम्सा, जेनर्स और लिस्मन ये सारा रोमनस्काई स्ट्रेन में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 में देख लेते हैं आउट ऑफ द फ्लोइंग विच इज मैलिग्नेंट ट्यूमर, इनमें से कौन सा मैलिग्नेंट ट्यूमर है? आपके ऑप्शन है हेमेंजियोमा, सेकेंड ऑप्शन इज पेरीमॉर्फिक एडिनोमा, थर्ड ऑप्शन इज फिब्रियो एडिनोमा एंड द लास्ट ऑप्शन इज लिम्फोमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोमा। लिम्फोमा जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है। अब यदि हम लोग बात कर लेते हैं बारी बारी से इन सब के बारे में, तो हेमेंजियोमा के बारे में देख लेते हैं। तो हेमेंजियोमा जो है वो एक बर्थमार्क जो ग्रो होता है फर्स्ट ईयर्स, यानी ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर जो है ये बर्थमार्क ग्रो होता है और ये पूरे लाइफ टाइम्स तक रहेगा, ठीक है।
तो ये जो होता है जैसे कि फेस पे, स्कल्प से, चेस्ट पे, ये बैक पे, ये रेडनेस, रेड टाइप का ये बर्थ मार्क आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यही हमारा है हेमिंगियोमा। उसके बाद एक लास्ट है, सेकंड जो आपका है प्लीमॉर्फिक एडिनोमा। तो प्लीमॉर्फिक एडिनोमा जो है ये एक बिनाइन ट्यूमर है जो सेलेब्री ग्लैंड से रिलेटेड है, ठीक है। यानी सेलेब्री ग्लैंड में जो ट्यूमर होता है, बिनाइन ट्यूमर, वो हमारा प्लीमॉर्फिक एडिनोमा है, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट जो है फिब्रो एडिनोमा। तो फिब्रो एडिनोमा जो है एक ब्रेस्ट ट्यूमर बोल सकते हैं, कैंसरस ब्रेस्ट ट्यूमर, ठीक है। नन कैंसरस ब्रेस्ट ट्यूमर, मतलब ऐसा नहीं कि आपको कैंसरस नहीं समझना है, तो एक नन कैंसरस ब्रेस्ट ट्यूमर होता है। ये मोस्टली यंग वोमेन में ये पाया जाता है, फिब्रो एडिनोमा। और ये जो होता है ये जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं उनकी वजह से फिब्रो एडिनोमास का जो प्रॉब्लम होता है वो क्रिएट होता है। और लिम्फोमा यानी लिम्फेटिक कैंसर्स, ये तो आपको पता ही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ मलेरिया कैन डिटेक्ट ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट। यानी जो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जो मलेरिया का होता है वो डिटेक्ट कर सकता है, ये सारे टेस्ट की हेल्प से हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, किसी एक को छोड़ के। अब देखते हैं किसको छोड़ के। आपके ऑप्शन है पैरासाइट, एडोलेज, PBHRP फर्स्ट, PLDH, PFHRP सेकेंड। तो यहाँ जो मतलब ये सारे जो टेस्ट हैं उसमें से PBHRP फर्स्ट, ये जो टेस्ट होता है इसको हम लोग रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए, मलेरिया के लिए हम इसको नहीं इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में देख लेते हैं। तो वॉलिटीन या मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स आर सीन इन, यानी मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स जो है वो किस में दिखता है। तो आपके ऑप्शन है क्लेप्सिला निमोनी, पिस्यूडोमोनास एरेगोनोसा, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, एंड द लास्ट ऑप्शन इज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। इसका राइट आंसर है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी। तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो है इसमें जो है मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स देखने के लिए मिलता है। जब अल्बर्ट स्टेनिंग हम लोग करते हैं तो अल्बर्ट स्टेनिंग में क्या होता है, अल्बर्ट स्टेन जो होता है वो स्टेन करता है हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर जो होता है पॉलीफॉस्फेट का, तो उसको ये स्टेन कर सकता है। तो ये जो स्टेन होता है वो आप उसको मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स बोल सकते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर जो पॉलीफॉस्फेट का होता है, यही हमारा मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स है। ये और भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जैसे यर्सिनिया पेस्टीज, माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज, इसमें भी मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है। तो कुछ आपको ख्याल रखना है कि यदि ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे आपको कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया नहीं दे के यर्सिनिया पेस्टीज दिया रहे या माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज दिया रहे तो वो भी उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और या तो कभी ऐसा पूछा जा सकता है कि ये जो मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स है वो क्या है, तो ये क्या है कि पॉलीफॉस्फेट का एक हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्लोरीमीटर इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। तो आपको बताना है क्लोरीमीटर जो है किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, कई बार आपने इसे पढ़ा भी होगा कि बीयर्ड्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ इसका राइट आंसर है। क्लोरीमीटर जो होता है बीयर्ड्स और लैम्बर्ट्स लॉ के प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस्ड होता है, ठीक है। या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी आ जाए तो ये भी वो भी सेम इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज्ड बाय, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इंक्रीज होता है किस विटामिन के द्वारा। आपके ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन B1, विटामिन के, एंड द लास्ट ऑप्शन है विटामिन B12। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाते हैं। ए लेबोरेटरी टेक्नीशियन इज अपॉइंटेड एज अ फ्लेवोटोमिस्ट टू वर्क इन लेबोरेटरी। It is found that she is not vaccinated against HBV। तो HBV जो है हेपेटाइटिस बी वायरस, इसके अगेंस्ट वो उसने वैक्सीन नहीं किया गया है। यदि वो पाया जाता है कि उसने वैक्सीन नहीं करा रखा है तो वैसे लेबोरेटरी टेक्नीशियन को यदि वहाँ पे रखा जाता है, ठीक है, फ्लेबोटोमिस्ट के रूप में यदि रखा जाता है और वो वैक्सीनेटेड नहीं होगा HBV के अगेंस्ट, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। उसमें से वो जो इसका राइट आंसर है सी मस्ट कंप्लीट फुल वैक्सीन डोज बिफोर ज्वाइनिंग वर्क। तो
जो यदि ज्वाइन करेगा तो उससे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उससे पहले उसको वैक्सीन, पूरा फुल कंप्लीट वैक्सीन जो होगा वो लिया रहे। तो क्लासिकल एग्जाम्पल पूछ रहा है रिवर्सिबल इंजरी का। आपके ऑप्शन है फैट नेक्रोसिस, क्लॉडी स्वेलिंग, मेटास्टैटिक क्लासिफिकेशन एंड द लास्ट ऑप्शन इज एपोप्टोसिस। इसका राइट आंसर है क्लाउडी स्वेलिंग। ठीक है, तो ये जो क्लाउडी स्वेलिंग है, तो क्लाउडी स्वेलिंग ये क्लासिकल एग्जाम्पल है रिवर्सिबल इंजरी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रिलेटिव measures of dispersion are also considered as। तो जो रिलेटिव measures जो होगा measures ऑफ डिस्पर्सन का, उसको और भी हम कंसीडर कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ एवरेज, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। इसका राइट आंसर है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी जो रिलेटिव मेजर्स होगा, मेजर्स ऑफ डिफरेंशिएशन का, उसको हम लोग और कंसीडर कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ए पेशेंट सीरम क्रेटिनिन इज 2.2 mg per deciliter। दिस पेशेंट GFR इज लाइकली टू बी। तो उस पेशेंट का GFR कितना होगा? आपके ऑप्शन है 150 ml पर मिनट, 120 ml पर मिनट, 90 ml पर मिनट, लास्ट ऑप्शन इज 30 ml पर मिनट। इसका राइट आंसर है 30 ml पर मिनट। ठीक है, यदि सीरम क्रेटिनिन लेवल 2.2 mg पर डेसीलीटर है तो GFR जो होगा वो कितना हो जाएगा? 30 ml पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 26, ये क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है यहाँ पे व्हेन लेबोरेटरी परचेज न्यू लॉट ऑफ QC मटेरियल means and SD needs to be established for various analytes, at least flowing numbers of QC reading are recommended। तो जो QC रीडिंग होगा, लिस्ट ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स, इसमें से जो नंबर दिए हुए हैं इसमें से कौन सा QC रीडिंग जो होगा वो रिकमेंड करेगा? आपके ऑप्शन है 5, 30, 20 एंड 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। ए प्रेग्नेंट फीमेल हैज़ टेकन 2 टेटनस टॉक्सॉइड इंजेक्शन ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दरमियान जो है वो 2 टेटनस इंजेक्शन, टॉक्सॉइड इंजेक्शन लेती है। तो द क्लास ऑफ टेटनस एंटीबॉडी दैट वुड प्रोटेक्ट द न्यू बॉर्न बेबी फ्रॉम नियोनेंटल टेटनस। नियोनेंटल टेटनस से जो है बेबी को बचाएगा। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है तो क्लास ऑफ द टेटनस एंटीबॉडी, उस एंटीबॉडी के बारे में आपको बताना है जो कि प्रोटेक्ट करेगा न्यू बॉर्न बेबी को। ठीक है, नियोनेंटल टेटनस से। आपके ऑप्शन है IgA, IgG, IgM एंड द लास्ट ऑप्शन इज IgE। इसका राइट आंसर है IgG। ठीक है, ये जो एंटीबॉडी होगा वो प्रोटेक्ट करेगा न्यू बॉर्न को नियोनेंटल टेटनस से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। फ्लोइंग इज ड्रॉबैक ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का जो ड्रॉबैक है वो क्या है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है प्रोड्यूस बाय होस्ट इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, लैग फेज एंड द लास्ट ऑप्शन इज लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। इसका राइट आंसर है लैग फेज। ठीक है, ड्रॉबैक यदि पूछा जाता है एक्टिव इम्यूनिटी का तो लैग फेज का आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। फ्लोइंग इज लिस्ट यूजफुल इन डायग्नोसिस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर के लिए इसमें सबसे कम यूजफुल जो होगा उसका बारे में आपको बताना है, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है। तो आपके ऑप्शन है ACP, PSA, ALP एंड द लास्ट ऑप्शन इज फ्री PSA। इसका राइट आंसर है ALP, यानी ALP टेस्ट जो होता है ये जो होता है वो लिस्ट यूजफुल होता है। ठीक है, यदि हम बात कर लेते हैं इसके फुल फॉर्म के बारे में तो ACP जो है वो एसिड फॉस्फेटेज है। इसका इस्तेमाल जो होता है ACP का, इसका इस्तेमाल हम लोग प्रोस्टेट कैंसर को डायग्नोस करने के लिए करते हैं। उसके बाद PSA जो है ये हमारा हो जाएगा प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये जो टेस्ट होता है ये मेनली ब्लड टेस्ट जो कि उसमें एंटीजन देखता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन को डिटेक्ट करता है। यदि ये एंटीजन यदि मिलता है तो इसका मतलब है जो पर्सन होगा वो उसके अंदर कैंसर सेल्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट आपका एक आता है ALP, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ठीक है, और जो फ्री PSA है
वो हो जाएगा आपका फ्री प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ठीक है, तो ये सारा जो टेस्ट है ALP को छोड़ के ये सारे यूजफुल हैं। ठीक है, डायग्नोस्टिक करने के लिए प्रोस्टेट कैंसर को। ऐसा नहीं कि ALP से प्रोस्टेट कैंसर को डायग्नोस नहीं कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये लिस्ट यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। आज 30 तक क्वेश्चन ही देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर अगला 30 क्वेश्चन को देखेंगे। तो फ्लोइंग इज़ नॉट अ हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर। तो यहाँ पे जो दिया गया है उसमें से हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शन है लंग ट्यूमर, थायराइड ट्यूमर, प्रोस्टेट ट्यूमर एंड द लास्ट ऑप्शन है ब्रेस्ट ट्यूमर। इसका राइट आंसर है लंग्स ट्यूमर। जो लंग ट्यूमर है वो हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर नहीं होता है। ठीक है, और बाद बाकी जितने भी दिए हुए हैं वो सारे हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से अगला नेक्स्ट 30 क्वेश्चन को देखेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर।